हेलो गाइस, तो आज हम लोग देखने वाले हैं 14,000 क्वेश्चन नीट 2020 बायोलॉजी का। ठीक है ना। तो देखो, मैंने इस बारे में पहले बोला था कि मैं इस ऐसा कुछ सीरीज़ कराने वाले हूँ और मैं इसका सोच रहा हूँ। ठीक है, तो आज से ये पहला वीडियो स्टार्ट हो रहा है। देखो, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग कि हम लोग इस नीट 2020 तक 14,000 क्वेश्चन एकदम 1000% कर ही लेंगे, लेकिन हाँ, मैं अपना 1,00,000% ईमानदारी के साथ अपना सारा का सारा दूंगा। ठीक है ना, ताकि आप लोग का ये 14,000 क्वेश्चन हो जाए। लेकिन फिर भी मैं इसीलिए मैंने सोचा कि क्या करते हैं ना, कि पहले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको उठाते हैं। तो आज से हम लोग सेल स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में सेल के क्वेश्चन रहेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में जो भी वीडियो में जो चैप्टर का मैं बता रहा हूँ ना, उसका पता चल जाएगा क्या है। और वीडियो जो होगा 10 मिनट का होगा। और क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे #1 मिनट करके मैं वीडियोस डालता रहता हूँ। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। डिफरेंशिएशन कैपेसिटी ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बताओ क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, रिमेंबर वाला, याद रखने वाला क्वेश्चन है। 275 नैनोमीटर होता है। तो मैं तो यहाँ पे नैनोमीटर कन्वर्ट करूँ, कौन कौन सा 275 हो जाएगा। ए होगा। ठीक है, आंसर इज ए। आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, गड़बड़ क्या है कि ऑप्शन ऐसा कुछ भी मैच नहीं कर रहा। लेकिन पहले बताता हूँ मैं क्या है। देखो, ए और बी है वो सी के बराबर है। ए है क्या है, बड़ा है बी से, तो बी सबसे छोटा सेगमेंट है। फिर डी जो है वो बड़ा है सी से। मॉलिक्यूलर वेट्स दिए हुए हैं यहाँ पे। वॉज सब्जेक्टेड टू एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग डाले हैं उसको। द पोजिशन ऑफ दिस फ्रेगमेंट्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड साइड ऑफ द जेल वुड बी। अब क्या गड़बड़ है इसमें, समझो ध्यान से। डीएनए पे होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस तरफ हम लोग डालते हैं वेल्स में क्या, डीएनए सेगमेंट्स डालते हैं। ये वेल होता है यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे डीएनए सेगमेंट डालते हैं। यहाँ पे होता है नेगेटिव चार्ज यानी कि कैथोड, यहाँ पे होता है पॉजिटिव चार्ज यानी कि एनोड। ठीक है ना। अब चूंकि डीएनए के ऊपर जो सेगमेंट्स होते हैं उनके ऊपर जो चार्ज होता है ना, वो पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट मास वो बराबर होता है पूरे डीएनए के ऊपर। सबसे स्मॉलेस्ट सेगमेंट होता है ना, वो बहुत से फास्ट मूव करता है। ये एनोड है, ये कैथोड है। सबसे फास्ट मूव करता है, तो सबसे स्मॉलेस्ट सेगमेंट इधर आएगा, सबसे लार्जेस्ट सेगमेंट यहाँ रहेगा। उसके बीच वाले जितने भी है ना, सब यहाँ पे रहेंगे। ठीक है ना। तो इस ढंग से मूव करता है ये। ठीक है ना, यानी कि कैथोड टू एनोड मूव करता है डीएनए सेगमेंट। सबसे छोटा वाला सेगमेंट जो होता है वो एनोड के पास होता है। सबसे लार्जर सेगमेंट सी यानी कैथोड के पास होता है। तो सोचो, हमारे क्वेश्चन में सबसे स्मॉलेस्ट सेगमेंट जो है वो है बी, तो बी को यहाँ होना चाहिए। सबसे लार्जेस्ट सेगमेंट है डी, डी को यहाँ होना चाहिए। उसके बाद सी होना चाहिए, उसके बाद फिर ए होना चाहिए। तो ये होना चाहिए डी सी ए बी, अगर हम लोग कैथोड टू एनोड जा रहे हैं तो डी सी ए बी। लेकिन क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखो डी सी ए बी ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या है, डी सी ए बी ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन उल्टा ऑप्शन दिया हुआ है। लिखा हुआ है फ्रॉम कैथोड टू एनोड, बताइए। लेकिन क्या है ना, इसमें आंसर में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो एनोड टू कैथोड साइड के लिए हैं। ठीक है, तो आंसर जो होगा उसका ए होगा, अगर हम लोग यहाँ पे एनोड टू कैथोड साइड को देखें। और दूसरी बात क्या, किसी भी और सेगमेंट में आपको एक परफेक्ट जो कि मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट्स दिए हुए हैं इन इन फ्रैगमेंट्स के, उसके आधार पे आप सजाने जाइएगा। फिर भी आपको एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में और किसी तीनों में से किसी ऑप्शन में आपको ऐसा नहीं दिखने वाला। बिकॉज देखो, यहाँ पे डी पहले लिख दिया, गड़बड़ हो गया ऑप्शन में। अगर मैं इसको सोचता भी कि ये बढ़ रहा है साइज इधर, लेकिन डी तो पहले नहीं, डी तो लास्ट में आना चाहिए था। फिर यहाँ देखो ए के बाद बी लिखा है। ठीक है, तो अगर ए के बाद बी लिखा था यानी बी का साइज तो बड़ा हो गया, फिर छोटा होना चाहिए था। तो फिर डी और टी, सी और डी ऐसे कैसे लिख सकता है। तो ये भी थोड़ा गड़बड़ हो गया है ना। तो यहाँ पे ये समझना है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, ऐसा कुछ भी ऑर्डर और तीनों ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है। आंसर करेक्ट, मोर करेक्ट, मोस्ट करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, बोल रहा है कि आपके पास एक माइक्रोस्कोप है जो कुछ ऐसा दिखाई देता है आप लोग को, है ना। ये कुछ ऐसा होता है माइक्रोस्कोप। इस तरफ आपका आई होता है, तो यहाँ पे होता क्या है, ये होता है आई पीस। ठीक है, ये होता है आपके पास क्या, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इन दोनों का पावर दिया हुआ, ये है 10x पे, ये है 45x पे। देखो, करना क्या आता है ऐसे क्वेश्चन में ना, कि इन दोनों के पावर को मल्टीप्लाई करना होता है और उससे मिलता है हम लोग को नैनोमीटर में। नैनोमीटर में हमारा लेंथ, वेव लेंथ मिलता है हम लोग को। ठीक है, तो ये जो वेव लेंथ मिलता है ना हम लोग को, उसके आधार पे बताते हैं। अब बताओ, जो विबग्योर होता है VIBGYOR, है ना, ये यहाँ पे 8 से आता है, लास्ट में रेड आता है। तो ये 450 से लेके 400, चलो मैं देता हूँ 400 नैनोमीटर से लेके ये 700 नैनोमीटर तक होता है आपके पास। ये अप्रोक्सीमेट बताया मैं। 720, फिर 650 बहुत लोग बोलते हैं, 680 बोलते हैं, 430 बोलते हैं, 450 बोलते हैं, हो सकता है अलग अलग। ठीक है ना। तो कोई ऐसे भी, कोई भी इंफ्रारेड, कोई भी जो हमारे पास रेडिएशन स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें कोई भी एक परफेक्ट लाइनिंग खींचना थोड़ा मुश्किल है।
तो मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, 400 से लेके 700 लेके, ठीक है ना। तो ये हो गया, बताओ कितना हो गया, 45 इंटू 410 यानी कि हो गया 450 हमारे पास, 450 नैनोमीटर। बताओ कौन सा लाइट सबसे अच्छा काम करेगा इस नैनोमीटर के ऊपर। तो इसका जो वेवलेंथ होगा यानी कि ब्लू, तो आंसर इज ब्लू, बिकॉज रेड का 700 है, उसके पास ही रहेगा ग्रीन येलो और ऑरेंज सबका, तो ये सब नहीं आएगा, आंसर होगा क्या, ब्लू होगा। या फिर अगर ब्लू नहीं वॉयलेट रहता तो वॉयलेट भी मार सकते थे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं था। इंडिगो रहता तो इंडिगो भी हम लोग इसमें लगा सकते थे ऑप्शन में, ठीक है, क्योंकि इसका एक अप्रोक्सीमेट हम लोग फिगर मान के चल रहे हैं। आते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे, क्योंकि बहुत लोग तो बोलेंगे 450 तो वायलेट का होता है भैया, ब्लू का तो होता नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है ना। हम लोग एक स्पेसिफिक उसको आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते कि इतना से इतना दूर तक है वो वायलेट ही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहाँ यूज करते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम लोग यूज करते हैं, बताओ बताओ, मैं रुका हूँ कि आपके आंसर जानना चाहता हूँ मैं। व्यूइंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, देखो 1 मिनट में एक क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ। रीजन ये क्या है इस क्वेश्चन इसका, क्योंकि आप लोग को एग्जामिनेशन में 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करके उसका OMR भी बढ़ना पड़ता है ना। ऑनलाइन तो हुआ नहीं अभी तक एग्जाम, तो मैं वही सोच के चल रहा हूँ कि आप लोग को पूरी की तरह समय नहीं मिलेगा 1 मिनट का भी, तो 40 सेकंड आपको एक क्वेश्चन बनाना पड़ता है, तो समझो इस बात को। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर व्यूइंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है ना, वो 2.5 लाख से 4 लाख गुना तक भी कर सकता है मैग्नीफाई, ठीक है ना। हालांकि इससे भी हार्ड यानी कि बहुत अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप अब आ चुके हैं, स्कैंड माइक्रोस्कोप, बहुत सारा अलग अलग का माइक्रोस्कोप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के ऊपर है, मैग्निफिकेशन अप टू 100 मिलियन टाइम्स कहाँ पॉसिबल होता है। देखो सीबीएसई का क्वेश्चन है, सीबीएसई पीएमटी, इसका मतलब नीट में आ सकता है ये आराम से। आंसर इसका होगा स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप, चूंकि अभी नहीं पूछते बिकॉज इट्स लाइक के हमारे पास ये जो इन्वेंशन है माइक्रोस्कोप का ना, जो इलेक्ट्रॉन वाला, वो बहुत दिन का हो चुका है, बहुत पहले हो चुका है ये चीज़, और अब ये उतना नया नहीं लगता है पूछने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में, छोटे छोटे बच्चे क्लास में पढ़ रहे होते हैं उस चीज़ के बारे में, इसीलिए अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन आ सकते हैं डेफिनेटली। एग्जामिनर के माइंड को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वही काम अभी हम लोग कर रहे हैं। 100 मिलियन टाइम्स क्या होता है स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप में। रिजॉल्विंग पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज व्हाट, बताओ कितना होगा इसका रिजॉल्विंग पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। आंसर होगा इसका ए, 0.2 माइक्रोमीटर्स होता है हमारे पास क्या, रिजॉल्विंग पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। रिजॉल्विंग मतलब क्या होता है कि 2 पॉइंट अगर आपको अगल बगल दिखाई दे रहे हैं तो इसको 2 पॉइंट के रूप में आप देख पा रहे हैं कि नहीं। देखो एक पॉइंट ये मैंने बताया, फिर दूसरा पॉइंट ये, तो मैंने यहाँ भी 2 पॉइंट बनाए हैं, यहाँ भी मैंने 2 पॉइंट्स बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा आपको, क्योंकि आपका रिजॉल्विंग पावर जो है वो 1 मिलीमीटर से भी बहुत कम ही होता है, तो आपको ये तो 1 मिलीमीटर के आसपास है, तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि ये 2 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज रिवील्ड द प्रेजेंस और which among the following can be seen only under microscope इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखो ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स में से एक है ये, ठीक है ना, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स में से एक मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा कि सबसे ज्यादा लार्ज यही होता है, लेकिन ये तीनों के तीनों प्लास्टिड है, प्लास्टिड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनल से बिलोंग करते हैं ये तीनों के तीनों, और ये तीनों के तीनों जो है ना, देखो क्रोमोजोम नहीं, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोजोम भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है, लार्जेस्ट में से एक है ना, ये भी आराम से हम लोग को दिख सकता है, और बाकी जो क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट है ये दोनों प्लास्टिड है, और ये दोनों भी बहुत लार्ज होते हैं। राइबोसोम का डिस्कवरी ही तभी हुआ था जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ था, तो आंसर इज ए, आंसर इज व्हाट, ए, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार आ चुका है, देखो मैंने एग्जामिनेशन का डेट इसलिए मैं इस बुक को सॉल्व करा रहा हूँ, बिकॉज बुक को क्या सॉल्व करा रहा हूँ मैं, 5 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है, मैं आपसे वही बोलूंगा, मैं 5 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, यही क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखो एएफएमसी में 2001 में, बीबीपी में 2002 में, एम्स में 2003 में, एचपीएमटी में 2005 में, 2007 में, तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना एग्जामिनर के माइंड में बैठे हुए होते हैं, ठीक है ना। जब भी नेक्स्ट एग्जामिनेशन होगा वो पिछले सारे एग्जामिनेशन का किताब छानेगा, अब पता चलेगा देखो ये क्वेश्चन सिलेबस में तो है नहीं, इन लोग इन बच्चों के पता चला कि एनटीए ये क्वेश्चन को सिलेबस में नहीं मानता है, लेकिन जो क्वेश्चन भी सिलेबस में मानता होगा उस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और ये क्वेश्चन भी मानता है एनटीए के सिलेबस में है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने इन्वेंट किया, तो नॉल एंड रस्का ने इन्वेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, which of the following is or are true, the resolution of human power of unaided human eye is 100 माइक्रोमीटर, क्या है 100 माइक्रोमीटर, क्या ऐसा होता है, बिल्कुल सही 100 माइक्रोमीटर होता है। देखो 100 माइक्रोमीटर का तुम अगर डिवाइड करोगे 100 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा 10⁻⁴, है ना, यानी कि 0.1 मिलीमीटर, है ना, 0.1 मिलीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर का भी 10वां हिस्सा
आप लोग को दिखाई दे सकता है। तो द रेजोल्यूशन पावर जो होता है अनएडेड ह्यूमन आई का, यानी कि किसी को भी सपोर्ट नहीं किया गया इसका, अगर आपको ह्यूमन आई के आगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगा दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना भाई, 10 मिलियन टाइम्स हो जाएगा स्कैनिंग प्रोब से। लेकिन वैसा तो करना नहीं है। अनएडेड मतलब कुछ भी ह्यूमन आई के सामने नहीं है, कोई भी डिवाइस आपने नहीं यूज किया है। तो हाईएस्ट रेजोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड विद द लाइट ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। रीजन बताओ इसका भाई, क्यों हाईएस्ट रेजोल्यूशन हम लोग ऑब्टेन कर पाते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ से? क्योंकि देखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, अगर कोई वेव होगा जो इसके, जैसे ऐसा नहीं देखता हूँ मैं, इसको व्हाइट स्क्रीन पे बताता हूँ। तो मान लो कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं ये, ठीक, और इसके बीच से एक वेव जा रहा है, ठीक है, एक वेव ऐसा जा रहा है। तो ये वेव जब जाएगा टकरा जाएगा इससे, तो नहीं जा सकता ना। लेकिन अगर वही वेव अगर छोटा सा रहता, इसका वेवलेंथ बहुत छोटा सा रहता, तो ये आराम से, इसका जो एम्पलीट्यूड है बहुत छोटा सा रहता, तो ये आराम से निकल जाता है ना। इस कारण से हम लोग बोलते हैं कि जो हाईएस्ट रेजोल्यूशन जो होता है वो हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ से मिलता है। बिल्कुल सही बात है, ए और बी स्टेटमेंट्स सही हैं। देखो कौन कौन सा ऑप्शन में ए और बी है, बी में नहीं है, डी में नहीं है, ए में नहीं है, सी में नहीं है, ई में है। आंसर इज ए, आंसर इज ई, आंसर इज ई। इसका आंसर क्या है? ई है हमारे पास, ठीक है, इसका आंसर ई है। अब बाकी देखने का कोई जरूरत नहीं, लेकिन हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो देख लेते हैं। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप इज मोस्ट यूजफुल फॉर व्यूइंग लिविंग सेल। नहीं, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप लिविंग सेल के लिए यूजफुल नहीं होता है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी इज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ, देखो सेपरेशन तो करते ही नहीं क्रोमेटोग्राफी में, ठीक है ना, सेपरेशन नहीं करते। इसमें हम लोग कलर करते हैं पहला चीज। हाँ देखो, कलरिंग करके हम लोग बताते हैं कि ये सेपरेटिंग, ये जो पार्ट है, ये जो इस कलर का दिख रहा है ये होगा, ये जो पार्ट है इस कलर का दिख रहा है ये होगा। तो सेपरेशन आता है, ये मान रहा हूं मैं, लेकिन मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स का सेपरेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, साइटोसोल साइटोप्लाज्म का। इन जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी मॉलिक्यूल्स कैन बी सेपरेटेड इन पिकोग्राम एंड 2 नैनोग्राम क्वांटिटीज। ना, ऐसा नहीं हो सकता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 नैनोमीटर, अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 नैनोमीटर क्या होगा भैया? 10 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। 1 नैनोमीटर कितना होगा? तो मैथ्स का क्वेश्चन हो गया ना, 10 एंगस्ट्रॉम हो गया, ठीक है। तो अब देखो हम लोग 12 मिनट का वीडियो देख लिए ना, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। टिल देन टेक केयर, स्टडी स्मार्ट एंड वर्क हार्ड गाइज, स्टे हेल्दी।